जो एक्सरसाइज 4.2 है उसमें क्या है बच्चों, सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर होमोजेनियस इक्वेशंस। मतलब जो हमने 4.1 में सीखा है वो क्या सीखा है, सॉल्यूशन ऑफ, बताओ, सिस्टम ऑफ नॉन होमोजेनियस लीनियर इक्वेशंस, है ना। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर सिस्टम ऑफ होमोजेनियस लीनियर इक्वेशंस, ठीक है। एक्सरसाइज 4.2 में आपके पास सिस्टम ऑफ होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन आएगा। अब होमोजेनियस और नॉन होमोजेनियस में अंतर क्या रहेगा बच्चों, जैसे नॉन होमोजेनियस में तो क्या होता था आपके पास, मैं लिख दूँ a11 x1 प्लस a12 x2 प्लस अप टू a1 n xn इज इक्वल टू b1, है ना। यही थी फर्स्ट इक्वेशन। अगर मैं n वेरिएबल्स और m इक्वेशंस लेके चलूँ तो फर्स्ट इक्वेशन ये थी हमारी, सेकंड क्या थी, a21 x1 प्लस a22 x2 प्लस अप टू सोन a2n xn इज इक्वल टू b2। ये आपकी सेकंड इक्वेशन थी, n वेरिएबल्स ही यहाँ पे। उसके बाद m इक्वेशन हो तो a m1 x1, फिर यहाँ से a m2 x2, फिर यहाँ से a m n x n इज इक्वल टू b m। ये था बच्चों आपके पास, ये जो है ना ये सिस्टम ऑफ नॉन होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन है, ठीक है। अब होमोजेनियस में क्या हो जाएगा, नॉन होमोजेनियस तो अगर ये राइट में जो आपको कांस्टेंट दिख रहे हैं ना b1 b2 bm, अगर ये सारे नहीं तो कम से कम एक भी इनमें से नॉन जीरो है तो आपका जो सिस्टम है वो नॉन होमोजेनियस होता है। और अगर ये सारी वैल्यूज आ जाए जीरो तो सिस्टम कैसा बन जाएगा, होमोजेनियस, ठीक है। तो अब की बार तो बच्चों और भी आसान कर दिया, होमोजेनियस तो और भी आसान हो गया नॉन होमोजेनियस से भी। अब की बार तो ये सारी वैल्यूज क्या है, जीरो है। अगर आपके पास सिस्टम ऑफ होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन है तो राइट साइड में सारी वैल्यू जीरो है। अब जीरो वैल्यू होने से हम दो चीज पढ़ते थे, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, है ना। इनकंसिस्टेंट मतलब अगर आपका एक भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो नो सॉल्यूशन, तो उसको हम बोलते थे कि हमारा जो सिस्टम है वो इनकंसिस्टेंट है, ठीक है। अब एक बात बताओ बच्चों, क्या होमोजेनियस सिस्टम जो आएगा हमारा लीनियर इक्वेशंस का, क्या वो इनकंसिस्टेंट हो सकता है। जैसे मैंने एक इक्वेशन लिख दी, एक इक्वेशन लिख रही हूँ मैं, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 0, x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। ये लिख दी मैंने, दो इक्वेशन दो वैल्यू, ठीक है, बिल्कुल सिंपल। तो यहाँ से एक बात बताओ बच्चों, मैं इसको सोल्व नहीं कर रही, सोल्व करने से पहले एक सॉल्यूशन तो मुझे दिख रहा है। अगर आप x जीरो ले लो और y जीरो ले लो तो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। अगर x की वैल्यू हमने जीरो ले ली, y की वैल्यू जीरो ले ली, तो यहाँ पर लेना जीरो 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 ही आ गया ना। इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है ये सॉल्यूशन और इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो एक सॉल्यूशन तो जीरो सॉल्यूशन बन गया और वो तो हर एक में ही बन जाएगा, है ना। दिक्कत कहाँ थी, जब नॉन होमोजीनियस था ना तो उसमें यहाँ पर कुछ नॉन जीरो नंबर लिखा होता था, है ना, 1 हो गया या कुछ भी, एक नॉन जीरो एंट्री जरूर मिलती थी आपको। अब यहाँ पर 1 होने से जब आप जीरो जीरो पुट करोगे तो यहाँ पर जरूरी नहीं है आपका जीरो सॉल्यूशन हो, और होगा ही नहीं जीरो सॉल्यूशन इस केस में। देखो यहाँ पर अगर आपने x की वैल्यू जीरो पुट की तो जीरो, y की वैल्यू जीरो पुट की जीरो, तो लेफ्ट साइड में तो आपका आ गया जीरो और राइट साइड में हो गया 1, इक्वेशन तो सेटिस्फाई हुई ही नहीं, ठीक है। तो ये है आपका नॉन होमोजेनियस में, तो मैंने आपको बता दिया किस तरह से हम सोल्व करते हैं। अब जब आप सिस्टम ऑफ होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन पढ़ोगे तो उसमें एक सॉल्यूशन तो हमेशा एग्जिस्ट करेगा बच्चों। आप क्या करो, हर वेरिएबल को जीरो पुट कर दो, वो एक जीरो सॉल्यूशन कहलाएगा। ये सॉल्यूशन तो हर एक का एग्जिस्ट कर जाएगा। जैसे यहाँ पर है, मुझे नहीं पता कांस्टेंट की वैल्यू क्या है क्या नहीं है, नहीं पता हमें, लेकिन आप एक काम करो, ये जो वेरिएबल्स दिख रहे हैं सबको जीरो पुट कर दो। जीरो पुट करोगे तो सेटिस्फाई हो रही है ना हर इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई, तो इसका मतलब जीरो इसका एक सॉल्यूशन बन गया, ठीक है। एक तो ये है। तो जब आप होमोजीनियस पढ़ रहे हो, सिस्टम ऑफ होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन, तो उसमें इनकंसिस्टेंट का केस तो बनता ही नहीं है,
इनकंसिस्टेंट तो तब होता ना जब कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट ना करता। यहाँ पर तो जीरो सॉल्यूशन तो हमेशा ही एग्जिस्ट करेगा, और अगर जीरो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर तो गया एक तो। अब बात ये रहेगी कि यूनिक ही आएगा या इनफाइनाइट सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे। मतलब यहाँ पर सिस्टम आपका कंसिस्टेंट तो हमेशा रहेगा, कंसिस्टेंट तो हमेशा रहेगा। अब कंसिस्टेंट के आगे दो केस बनेंगे कि यूनिक सॉल्यूशन या फिर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ पर दो केस बनेंगे। फर्स्ट यूनिक कब बनेगा, आप निकाल लो रैंक ए की और ए कोलन बी की, ये रैंक निकाल लो, ठीक है। अगर ये रैंक आपकी आई नंबर ऑफ वेरिएबल्स के इक्वल, कल भी ऐसे ही था, नॉन होमोजेनियस में भी वही था, इसमें भी वही है। अगर आपकी आई नंबर ऑफ वेरिएबल के इक्वल, तो इसका मतलब जो सिस्टम है उसका यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है। और यूनिक सॉल्यूशन तो हमें पता है यहाँ पर सॉल्यूशन क्या है, निकालने की जरूरत थोड़ी ना है, जीरो सॉल्यूशन तो है ही हर एक का। तो अगर यूनिक एग्जिस्ट कर रहा है तो जीरो सॉल्यूशन ही आ गया, ठीक है। उसके बाद सेकंड केस क्या बनेगा यहाँ पर कि रैंक ए की और रैंक ए कोलन बी की इक्वल तो आएगी, और वो लेस देन आ जाए अगर नंबर ऑफ वेरिएबल से, ठीक है। अगर लेस देन आ गई तो इस केस में क्या होगा बच्चों, इनफाइनाइट सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर जाएंगे सिस्टम, ठीक है। मतलब जीरो सॉल्यूशन के अलावा भी आपको इनफाइनाइट सॉल्यूशन ऐसे मिलेंगे जिनको आप यहाँ पर पुट करोगे तो आपकी जो ये सिस्टम ऑफ होमोजेनियस लीनियर इक्वेशंस हैं वो सारी सेटिस्फाई हो जाएंगी, ठीक है। आ गया यहाँ तक समझ। तो एक बात बताओ, कुछ नया था यहाँ पे, आपने नॉन होमोजेनियस पढ़ा है। नॉन होमोजेनियस में तो यहाँ पर कम से कम एक एंट्री नॉन जीरो होती थी, यहाँ पर तो सारी ही जीरो है। यहाँ पर तो नो सॉल्यूशन का तो केस ही नहीं बनना, दो ही केस बनने हैं, और दो केस बनने हैं तो ये रैंक तो हमेशा इक्वल ही आनी है दोनों ही केस में, ठीक है। अब बस ये देख लेनी है रैंक निकाल के कि नंबर ऑफ वेरिएबल्स के इक्वल आ रही है तो यूनिक सॉल्यूशन, और यूनिक सॉल्यूशन इस बार निकालने की भी जरूरत नहीं है, हमें पता है जीरो सॉल्यूशन है। और अगर लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल्स आ रही है तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस है। उस केस में हम क्या करेंगे, ये देख लेंगे कि आर्बिट्रेरी कांस्टेंट किसको पुट करें, है ना, रिड्यूस सिस्टम बना लो और उसके बाद आर्बिट्रेरी वैल्यू पुट कर दो वेरिएबल्स को और आपकी वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है। ये है, यहाँ तक आ गया सबको समझ, डाउट हो तो बता दो। देखो एक करा देती हूँ बच्चों, इस पे बेस्ड एक एग्जांपल करा देती हूँ मैं आपको, ठीक है, बाकी आप करें। सिंपल ही करा, देखो जैसे ये है आपके पास x प्लस एक्स माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन है x प्लस 2y माइनस जेड इज इक्वल टू 0, और थर्ड है बच्चों आपके पास 2x प्लस वाई प्लस 3z इज इक्वल टू 0। ये आपका सिस्टम ऑफ होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन गिवन है, ठीक है। आपको इसको सोल्व करके बताना है कि कौन कौन से सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहे हैं इसके। तो एक सॉल्यूशन तो हमें पहले ही दिख रहा है सोल्व करने से पहले ही, क्या सॉल्यूशन, जीरो सॉल्यूशन, x y z तीनों की वैल्यू 0 पुट कर दो तो ये सॉल्यूशन है इसका, तीनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रहा है। तो एक सॉल्यूशन तो हमें डायरेक्टली दिख रहा है। अब देखते हैं कि क्या इनफाइनाइट सॉल्यूशन भी एग्जिस्ट कर सकते हैं इसके। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, इस सिस्टम को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखोगे। अब मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने के लिए ax इज इक्वल टू b होता था, है ना, लेकिन यहाँ पर तो b क्या है, जीरो मैट्रिक्स ही बनेगी, ठीक है, जीरो मैट्रिक्स बनेगी। जीरो, ये जीरो नंबर नहीं है, ये जीरो मैट्रिक्स है, कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है। अब उसके बाद देखो यहाँ पर a क्या है बच्चों आपके पास, a लिखवा मुझे, ए मैट्रिक्स है, कोफिशिएंट मैट्रिक्स है, और वो इसकी जो फर्स्ट रो है वो लिखी जाएगी फर्स्ट इक्वेशन से। जो ये वेरिएबल दिख रहे हैं आपको x y z, इनके कोफिशिएंट्स लिख दो फर्स्ट रो में। x का कोफिशिएंट 1, y का कोफिशिएंट -1, z का कोफिशिएंट 1।
तो फर्स्ट रो में आ जाएगा 1 -1 1। उसके बाद सेकंड रो में ये जो सेकंड इक्वेशन है उसके x y z के कोफिशिएंट्स, ठीक है। तो 1 2 -1, तो यहाँ पर सेकंड रो में आएगा 1 2 -1। उसके बाद बच्चों 2 1 3, ये आ जाएगा थर्ड रो। 2 1 3 ये आ गया। ए मैट्रिक्स आ गई हमारी। अब ए मैट्रिक्स ये आई है तो अब क्या करो, x क्या आएगा ऊपर, x एक कॉलम मैट्रिक्स होती है जिसमें वेरिएबल्स लिखते हैं हम, तो x y z, तो यहाँ पर x y z ये आ गया। उसके बाद बी मैट्रिक्स होती थी नॉन होमोजेनियस में ना, यहाँ पर तो जीरो मैट्रिक्स ही बनेगी वो। अगर नहीं आपको क्लियर हो रहा है इसको बी लिख दो, ठीक है। वो बी मैट्रिक्स क्या बन जाएगी, 0 0 0, यही तो है। तो यहाँ पर जो ये 0 लिखा है ना बच्चों, ये अंडरस्टूड है कि ये एक मैट्रिक्स है, जीरो मैट्रिक्स, ठीक है। क्योंकि आप मैट्रिक्स की मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो मैट्रिक्स ही तो आएगा ना। तो यहाँ पर ये आपकी कॉलम मैट्रिक्स है और उसकी एंट्री क्या है, जो राइट साइड में ये है 0 0 0, ठीक है। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, फर्स्ट स्टेप तो यही था सेम जो कल था। उसके बाद रैंक निकाल लेंगे ए कोलन बी की और ए की। अब जब देखो ए कोलन बी जब आप निकालोगे तो ए बी की जगह पे क्या है, यहाँ पे जीरो मैट्रिक्स है ना, तो ए कोलन 0। अब ए कोलन 0 लिखोगे बच्चों तो लिखवाना 1 - 1 1 1 2 -1 और 2 1 3 और यहाँ पर 0 0 0। अब एक बात बताओ, रैंक ए की और रैंक ए कोलन 0 की तो सेम ही आएगी, हमें पता है ना। अगर सेम नहीं आई तो नो सॉल्यूशन होगा, और इसका नो सॉल्यूशन है नहीं, सॉल्यूशन तो एग्जिस्ट कर ही रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है तो इसका मतलब दोनों इक्वल ही आएंगे। यहाँ से भी आप देख सकते हो रैंक का जो चेंज आएगा वो कब आ सकता है, जब यहाँ पर पिवोट जाए आप, है ना। जब जो पिवोट है वो लास्ट कॉलम में आ जाए। कल मैंने आपको बताया भी था ना, देखो यहाँ पर इसकी बजाय मान लिया ये 1% ये मान ये आ गया। जब मैंने इसको आरएफ में कन्वर्ट किया ना, इसको फिर से मैं चेंज कर दूंगी, अब फिलहाल के लिए ये लिख लो, ये है हमारे पास, ठीक है। आरएफ में चेंज करके लिखी है मैंने मैट्रिक्स, फर्स्ट का ये पिवोट है, सेकंड का ये पिवोट है, ठीक है। थर्ड रो 0 है। अब मैं ये कह रही हूँ ए की रैंक कितनी है, 2। ए कोलन 0 की रैंक कितनी है, 2। इस रैंक में चेंज कब आता, अगर ये वाली एंट्री नॉन जीरो हो जाती, तभी तो होता। इस कॉलम में पिवोट आते ही दोनों की रैंक इक्वल नहीं आती। यहां पर पिवोट आ गया तो अब ए की रैंक बताना 2 और ए कोलन बी की रैंक बताना 3। तो समझ आ रहा है, मतलब दिक्कत कहां से होगी, जब थर्ड कॉलम में मतलब लास्ट कॉलम में आपका पिवोट आ जाए, ठीक है। और पिवोट क्या होता है, नॉन जीरो एलिमेंट, और वो भी 1 होना चाहिए, ठीक है। तो जब एंट्री सारी आपकी 0 है, यहाँ पे एंट्री ही 0 है तो यहाँ पर तो 0 ही रहेगा। एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा लो आप। एलिमेंट्री रो ऑपरेशन कौन कौन से होते हैं कि नहीं, दो रो को इंटरचेंज कर सकते हो, इंटरचेंज करोगे तो भी 0 ही है, तो 0 ही रहेगा, ठीक है। दूसरा क्या है कि किसी नॉन जीरो स्केलर से मल्टीप्लाई कर सकते हो किसी रो को। मान लिया किसी नॉन जीरो स्केलर से मल्टीप्लाई करोगे तो भी 0 की मल्टीप्लाई कर लो नॉन जीरो नंबर से, 0 ही रहेगा, ठीक है। और थर्ड एलिमेंट्री रो ऑपरेशन क्या होता है कि इसको किसी में दूसरे को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करो और इसमें ऐड कर दो, है ना, तो उसमें भी 0 ही रहेगा। तो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाने से 0 का नॉन जीरो तो नहीं बन सकता ना। अब नॉन जीरो नहीं बन सकता तो पिवोट यहाँ पे आ ही नहीं सकता, लास्ट कॉलम में पिवोट आएगा ही नहीं, और लास्ट कॉलम में पिवोट नहीं आया तो रैंक ए की और ए कोलन 0 की सेम ही रहनी है। वैसे भी मैं बता चुकी हूँ वहां पे भी आपको, है ना, क्योंकि सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है। दूसरा ये सोचने का तरीका हो सकता है। तो यहाँ पर हम सिर्फ एक ही रैंक निकाल लेंगे और फिर लिख देंगे ए की और ए कोलन 0 की तो इक्वल ही है, निकाल लो और ये देख लो कि क्या वो रैंक नंबर ऑफ वेरिएबल्स के इक्वल आ रही है या लेस देन आ रही है नंबर ऑफ वेरिएबल्स से। वापस लिख देती हूँ जो हमारा था।
1 1 2 -1 2 1 1 -1 3। ये है बच्चों, है ना। और ए ई मैट्रिक्स लिख रही हूँ अब। A कोलन 0 मैंने बता दिया आपको, रैंक तो सेम ही रहेगा, तो बार बार वो 0 वाला कॉलम और ना लिखना पड़े, उसके लिए यही लिख दिया। रैंक निकालनी है, रैंक निकालने के लिए हम क्या करेंगे, या तो इसको आरएफ में कन्वर्ट करो बाय यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, या फिर इसको सीएफ में कन्वर्ट करो बाय यूजिंग एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशंस। तो आरएफ में कन्वर्ट कर लो डायरेक्ट। आरएफ में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो पिवोट देखेंगे, सबसे पहले तो पिवोट देखेंगे। तो ये है आपकी फर्स्ट रो, फर्स्ट नॉन जीरो है, फर्स्ट नॉन जीरो रो है ना। अब नॉन जीरो रो का फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट 1 ही होना चाहिए था, तो फर्स्ट रो का पिवोट आ गया 1। उसके बाद ये है सेकंड रो, सेकंड नॉन जीरो रो है। अब इस नॉन जीरो रो का फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट ये है 1, लेकिन ये तो आरईएफ की थर्ड कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। आरईएफ की थर्ड कंडीशन क्या कहती है कि जो सेकंड या मतलब जो इसका पिवोट आएगा वो अपने पहले वाली रो से राइट में आएगा, है ना। राइट में आएगा तो इस पोजीशन पे तो पिवोट हो नहीं सकता, या तो इस पोजीशन पे आए या इस पोजीशन पे आए, ठीक है। तो यहाँ पर पिवोट नहीं आना चाहिए, यहाँ पर नहीं आना चाहिए, तो इस एंट्री को 0 बनाना पड़ेगा। इस एंट्री को 0 बनाने के लिए क्या करोगे, ये 1 है, -1 है ना, 1 -1 0 हो जाएगा। अब ये 1 है, इस पे ऑपरेशन लगा दो R2 - R1, ठीक है। तो यहाँ पर ऑपरेशन लगाओगे R2 पे, क्या ऑपरेशन लगाओगे, R2 - R, ठीक है। लगा दो, देखो क्या आएगा। फर्स्ट रो तो एज इट इज, सेकंड रो में 0 2 -1 3 -1 -2 ये आ गया, ठीक है। उसके बाद बच्चों थर्ड रो देखेंगे। थर्ड रो में फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट ये है ना, तो इसका पिवोट ये आएगा अगर हम कोई ऑपरेशन नहीं लगाते तो। इसको 1 बना लेंगे, 1/2 से मल्टीप्लाई करके थर्ड रो को, तो ये वाला एलिमेंट। लेकिन आरईएफ की कंडीशन ये है कि जो यहाँ पर पिवोट आएगा ना थर्ड रो में, वो अपने ऊपर वाली रो से राइट में होना चाहिए, ठीक है। अब ये वाला नॉन जीरो एलिमेंट आ चुका है, तो सेकंड रो का पिवोट यहाँ पर आएगा, इसको 1 बना लेंगे ऑपरेशन लगा के, लेकिन पिवोट तो यहाँ पे आएगा ना, और फर्स्ट का ये पिवोट था। तो अब एक ही पॉसिबिलिटी बची आपके पास कि जो थर्ड रो का पिवोट अगर आए तो वो यहाँ पर ही आ सकता है, बस समझ गए। अब यहाँ पे आ सकता है तो इसको 0 बनाना पड़ेगा, इसको भी 0 बनाना पड़ेगा, ठीक है। इसको 0 बनाने के लिए क्या करोगे, 2 - 2 0, तो ये 2 है, इसको -2 से मल्टीप्लाई करो और इसमें ऐड कर दो, करो। यहाँ पर R3 पे ऑपरेशन लगाएंगे हम, R3 + -2 R1, ये ऑपरेशन लगा दिया, ठीक है। लगाओ, बताओ क्या आएगा, 0। फिर उसके बाद इसको -2 से मल्टीप्लाई करोगे तो +2 आ जाएगा ना, 2 और 1 3। फिर उसके बाद इसको -2 से मल्टीप्लाई करोगे और क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। ये आ गया हमारे पास। उसके बाद देखो बच्चों, यहाँ पर मुझे ये पता चल गया ये पिवोट आएगा, है ना, ये पिवोट आएगा, लेकिन इसको 1 बनाना पड़ेगा, तब इसको पिवोट बोलेंगे हम, है ना। तो इसको 1 बनाने से पहले 1 बनाओगे तो क्या होगा, यहाँ पर तो 1 आ जाएगा, यहाँ पर -2/3 आएगा, और फिर आप इसको 0 बनाओगे। इसको क्यों 0 बनाओगे, अगर इसको 0 नहीं बनाया तो अभी फिलहाल देखना, फर्स्ट रो का पिवोट ये हो गया, सेकंड रो का पिवोट यहाँ आ जाएगा, और जो थर्ड रो का पिवोट है वो इससे राइट में आना चाहिए अपने पहले वाले पिवोट से, तो इससे राइट में तो यहाँ आना चाहिए अगर आएगा तो यहाँ आने के लिए इस वाली जो ये नॉन जीरो एंट्री है इसको 0 बनाना पड़ेगा। 0 नहीं बनाया तो यही पिवोट बन जाएगा, ठीक है। इसको 0 बनाने के लिए क्या करो, अभी मुझे दिख रहा है ये भी 3 है, ये भी 3 है, तो पहले मैं इसको 1 बनाने की बजाय पहले मैं इसको 0 बना लेती हूँ, समझ आ गया, ठीक। तो इसको 0 बनाने के लिए कौन सा ऑपरेशन लगाओगे, R3 पे लगाओगे, R3 - R2, ये वाला ऑपरेशन लगाइए। तो ये ऑपरेशन लग के बताओ क्या आएगा, 0 नहीं 1 है 1 -1 1, ठीक है। उसके बाद 0 3 -2
जीरो, 3 माइनस 3 जीरो, फिर 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा, यही आएगा। ठीक है, ये आ गया। अब देखो पिवोट वाली कंडीशन तो सेटिस्फाई होगी आरएफ की। फर्स्ट का पिवोट ये आएगा, सेकंड का पिवोट इसको 1 बना लो। 1 बनाने के लिए क्या करोगे, R2 को मल्टीप्लाई करोगे 1/3 से, कर सकते हैं ना, नॉन जीरो स्केलर से मल्टीप्लाई, एलिमेंट्री ऑपरेशन है। तो इसको 1/3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 × 1/3 जीरो ही रहेगा, 3 × 1/3 1 हो जाएगा, और यहाँ पर ये आ गया। ठीक है, अब फर्स्ट रो का पिवोट ये रहा, सेकंड रो का पिवोट ये रहा, और थर्ड रो का पिवोट यहाँ पर आएगा, लेकिन ये 1 बनाएंगे पहले, तो 1 बनाने के लिए आप क्या लगाओगे, R3 को मल्टीप्लाई करो 1/3 R3 से, तो यहाँ पर ये 0 ये 1, आपकी बार ये पिवोट हो गया। अब ये मैट्रिक्स जो है आपकी आरएफ में कन्वर्ट हो चुकी है। ठीक है, आरएफ में कन्वर्ट होने के बाद रैंक देख लो इसकी, रैंक कितनी है, जितनी नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज है ना इसमें उतनी रैंक है, तो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज 1 2 3, तो रैंक भी कितनी आ गई इसकी 3। तो यहाँ से हमारे पास आ गया रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू 3, रैंक आ गई ए की 3। अब रैंक 3 आई है, ए की और ए कोलन 0 की तो रैंक इक्वल है, हमें पता है। ठीक है, और वो आ गई नंबर ऑफ वेरिएबल्स के इक्वल। नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं यहाँ पे, एक्स वाई जेड 3 ही तो है, और वो 3 के इक्वल आ गई, तो इसका मतलब सिस्टम का जो सॉल्यूशन आएगा वो यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, और यूनिक सॉल्यूशन तो हमें पता है कौन सा सॉल्यूशन है, 0 0 0, यही सॉल्यूशन है। ठीक है, कर लोगे? इसी में थोड़ा सा चेंज कर देती हूँ मैं, इनफाइनाइट का और करवा देती हूँ इसी में। ठीक है, देखो ये लिख लिया बच्चों ने। ठीक है, यहाँ पर क्या चेंज होगा, इस वाली एंट्री को 0 ले लिया। ठीक है, अब यहाँ पर ये वाली एंट्री 0, ऑपरेशन सेम लगे हैं, लगाते रहो, ये वाली एंट्री 0, अब की बार ये वाली एंट्री 0। ठीक है, अब ये 0 आने से एक सेकेंड नहीं, फिर दोबारा ही करना पड़ेगा। करते चेंज करोगे ना तो थर्ड रो 0 ही आएगी, मैंने लिखा है इसी तरह से। देखो करते चेंज, पहले ये तो एज इट इज रहेगी फर्स्ट रो, तो इसका पिवोट ये हो गया। अब सेकंड रो का जो पिवोट आएगा वो इसके नीचे तो आएगा नहीं, इसके राइट में आना चाहिए, राइट में आना चाहिए, तो इस एंट्री को 0 बनाना पड़ेगा। इसको 0 बनाने के लिए ऑपरेशन लगाओगे R2 माइनस R1, तो यहाँ से ये 0 ये 3 माइनस 2। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पर ये पिवोट आ गया है, तो इसके नीचे पिवोट आ ही नहीं सकता, इसको भी 0 बनाएंगे। इसको 0 बनाने के लिए क्या करोगे, इसको -2 से मल्टीप्लाई करो, इसमें ऐड कर दो, तो ये आ जाएगा 0, इसको -2 से मल्टीप्लाई करोगे, इसमें ऐड करोगे तो 3, इसको -2 से मल्टीप्लाई करोगे, इसमें ऐड करोगे तो। ठीक है, अब क्या करोगे, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्ट करोगे तो 0 0। अब की बार इसको 1 बनाओगे, 1 बनाने के लिए 3 से डिवाइड कर दिया। ठीक है बच्चों, तो जो रैंक आई ना आपकी बार, जो रैंक आई वो आई 2, मतलब लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल्स, और लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल्स आया है ना बच्चों, तो इसका मतलब सिस्टम के इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज इनफाइनाइट सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर जाएंगे। अब वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन निकालते हैं, कौन कौन से हैं। इनफाइनाइट सॉल्यूशन निकालने के लिए आप क्या करोगे बताओ, यहाँ से वापस से इक्वेशन लिखोगे। इक्वेशन लिखने के लिए इसको x से मल्टीप्लाई करेंगे, x
इज इक्वल टू बच्चों 0, a कोलन 0 लिखोगे ना, ठीक है, और यहाँ से 0 इंटू एक्स 0, फिर y माइनस 2/3 और ये 0 इज इक्वल टू 0, ये आ गया, ठीक है। अब हमें दिख रहा है कि एक वेरिएबल को आर्बिट्रेरी कांस्टेंट पुट करना पड़ेगा, उसके बाद बाकी दो की वैल्यू निकलती है, ठीक है। अगर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट लेना आपको ना आए, यहाँ से समझ नहीं आ रहा, तो आप क्या करो, नंबर ऑफ वेरिएबल्स 3 है माइनस जो रैंक आई है वो 1, ये मतलब एक फ्री वेरिएबल रहेगा आपका, एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आपको खुद पुट करना पड़ेगा किसी को, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे बच्चों, x को पुट कर दो, y को पुट कर दो या z को पुट कर दो, आपकी मर्जी, ठीक है। हम क्या करते हैं कि यहाँ से फर्स्ट को छोड़ देते हैं, यहाँ से भी फर्स्ट वेरिएबल को छोड़ देते हैं, जो बच गया उसको आर्बिट्रेरी कांस्टेंट पुट कर दो, ठीक है। तो ये z है, तो पुट कर दो क्या, z इज इक्वल टू k1, लिख देना k1 आपका आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, ठीक है। अब k1 की वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे तो y की वैल्यू आएगी बच्चों 2/3 k1, ये वैल्यू आ गई। अब ये दोनों वैल्यूज यहाँ पर पुट करोगे तो x की वैल्यू निकल जाएगी, ये दोनों वैल्यू पुट करोगे तो देखो k1 और माइनस 2/3 k1, तो क्या आएगा 1/3 k1 और x की वैल्यू आ जाएगी माइनस 1/3 k1, निकाल लेना बच्चों, ये आ गया, ठीक है। तो अब की बार जो सॉल्यूशन बना है आपका वो ये है, x आया है माइनस 1/3 k1, y आया है 2/3 k1 और z आया है k, ये सॉल्यूशन है इसका, ठीक है। अब ये सॉल्यूशन आने के बाद ये मत समझ लेना कि ये यूनिक ही सॉल्यूशन है, k1 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, k1 की वैल्यू चेंज करते रहोगे, सॉल्यूशन अलग अलग आते रहेंगे, ठीक है। k1 की वैल्यू अगर 0 ले रहे हो तो 0 0 0, वो तो सॉल्यूशन है ही, हमें पता ही है। दूसरी चीज k1 की वैल्यू मान लिया 1 ले ली, तो 1 लोगे तो क्या आएगा माइनस 1/3 2/3 और 1, ये एक सॉल्यूशन आ गया इसका। आप पुट करके देख लेना x y z की जगह पे ये वैल्यू तीनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है। उसके बाद 3 पुट कर दो, 3 पुट करोगे तो क्या आएगा माइनस 1 2 और 3, ये भी एक सॉल्यूशन है। तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करेंगे हमारा जो सिस्टम है होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन का, उससे, ठीक है बच्चों, आ गया समझ, इस तरह से करने हैं। तो होमोजेनियस वाले क्वेश्चंस कर लोगे आप, ट्राई एक्सरसाइज कर लेना 4.2 कम।